हेलो हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी, क्या हालचाल सभी के? वेरी 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 गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे सभी? बीच वाले कमेंट पे एक बार क्लिक कर दो, बाहर आ जाएगा। हाँ ठीक है। कैसे है सभी, क्या हालचाल? वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी 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 गुड आफ्टरनून। चलिए, ओके ओके ओके, आ गए सभी। चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज हम मतलब एक छोटी सी क्लास रख रहे हैं आज, और आज हमें बस एक ही टॉपिक पढ़ना है जो कि होता है द्रव्य तरंगे। मतलब ये अगर चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हमारे पास था प्रकाश विद्युत प्रवाह, जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए। अब हमें द्रव्य तरंगे क्या होती है यह समझना होगा और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, हाँ 4 बजे क्लास होगी। 4 बजे वाली क्लास में मैं परमाणु पढ़ाऊंगा। चलिए करें क्लास की शुरुआत। चलो भाई, तो अब द्रव तरंगे होती क्या है और इस पे क्या क्या बातें कर सकते हैं हम। आ गए सभी? गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। आज सर्दी भी है, आज ये पता नहीं, मतलब एक्चुअली अभी मैं जस्ट ऑफिस पहुंचा ही हूं आधे घंटे पहले, तो फिर और एसी भी इनका खतरनाक तेज चल ही रहा था। चलिए तो करते क्लास की शुरुआत, है ना। द्रव्य तरंगे क्या होता है, तो अब डी ब्रॉगली भैया की बारी आई इस दुनिया में। डी ब्रॉगली भैया क्या बोले? डी ब्रॉगली भैया ये अब हमको समझना होगा। ठीक है, डी ब्रॉगली भैया क्या बोले? देखो, इसके पहले तक अभी हमें पता चल गया था कि जो लाइट है वो तरंग थी, लेकिन फिर आइंस्टीन ने क्या बोला? कण है, फोटोन है। तो समझ नहीं पा रहे थे लोग कि क्या है एक्चुअल में, मतलब कि ये इसका कंक्लूजन नहीं मिल पा रहा था कि ये तरंग है या फिर यह कण है, ये तरंग है या कण है। ठीक है, तो यह समझ नहीं पा रहे थे। क्या हो रहा है इसको? नेमो, आपकी ऑफिस का टाइमिंग क्या है? हमारी ऑफिस का टाइमिंग हम निर्धारित करते हैं। ठीक है, हमारा जब मन करेगा तितना, जब तक मन करेगा तब तक पढ़ाएंगे, और जब मन करेगा तब पढ़ाएंगे। ठीक है, चल अब पढ़ाई पे ध्यान दे ले तू। चलिए, तो अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट सी बात है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट सी बात है कि सर लाइट जो है वो फोटोन है, वो एक कण है। फिर हमें पता चला कि लाइट जो है वो एक तरंग है। तो अब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं कि ये एक्चुअल में लाइट है क्या। लाइट है क्या, मतलब लाइट जो है, या लाइट कभी कण है कभी तरंग है, क्या है एक्चुअल में लाइट? ठीक है, तो यही वाली बात जो है वो डी ब्रॉगली ने बताई। डी ब्रॉगली ने बताई, क्या बताई डी ब्रॉगली ने बात? डी ब्रॉगली भैया ने बोला कि देखो, एक्चुअल में ये जो बात है ये केवल लाइट के लिए नहीं है। इस दुनिया में हर एक चीज दोगला व्यवहार करती है। कैसा व्यवहार करती है? दोगला व्यवहार करती है। दोगला व्यवहार मतलब बोले, देखो ये आरएम बैच के बच्चों को, देखो ये उड़ान बैच वाले बच्चों को, देखो ये हासिल बैच वाले बच्चों को, देखो ये डाउटनेट के बच्चों को, देखो ये किसी दूसरी कोचिंग वाले बच्चों को, सब के सब दोगला व्यवहार कर रहे हैं। बच्चों को देखो, इंसानों को देखो, बड़ों को देखो, सब दोगला व्यवहार करने में लगे हुए इस दुनिया में, सब दोगला व्यवहार कर रहे हैं। बोले कैसे सर? तो अगर मान के चलो, आज अगर हम सब ऑफलाइन कोचिंग में होते तो क्या होता, है ना। हमने क्लास खत्म करी, फिर हमने कल बोल दिया एक्स्ट्रा क्लास है 1 बजे से, फिर कभी क्लास रात को 9 बजे तक चल रही है, तो कैसी बातें होती। 4 लड़के कोचिंग के बाहर खड़े होकर बातें करते, यार ये एसपी सर की जिंदगी में तो काम धंधा ही नहीं, है ना। हमको बोलते ऑफिस कभी भी आते कभी भी जाते, तो बोलते जाते तो है नहीं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, है ना। सुबह सुबह आ जाएंगे, कभी सुबह 10 बजे आ जाएंगे, कभी रात को 9-9 10-10 बजे तक हमें पढ़ाते रहेंगे। बहुत मुश्किल कर दी जिंदगी। आज अब हमने कार्यक्रम सेट किया था, हमने सोचा था कि कहीं मुलाकात हो जाएगी, है ना। छुट्टी भी पड़ रही है 24 तारीख की, 25 तारीख की, दिसंबर में क्रिसमस भी आ रहा है। हमने सोचा था कि एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी तो फिर हम कहीं घूमने चले जाएंगे थोड़ा सा। हमने सोचा था कि कोचिंग का बहाना मार देंगे कि आज एक्स्ट्रा क्लास है और
ऊपर से हम इधर उधर कहीं घूम लेंगे, लेकिन ऊपर से बात ही हुई कि इन्होंने तो सच में एक्स्ट्रा क्लास रख ली, है ना। बहुत बुरे आदमी हैं, बहुत ही बेकार आदमी हैं। और यार इतना कौन पढ़ाता, पढ़ाते रहते दिन भर पढ़ाते रहते, है ना। हमारे बारे में कभी कोई नहीं सोचता, ये दुनिया जालिम दुनिया है, मेरे बारे में कोई कुछ नहीं सोचता है ना। बस पढ़ाए जा रहे, ये क्वेश्चन कर लो, वो क्वेश्चन कर लो, संपूर्ण फिजिक्स लगा लो, टेस्ट दे लो, क्लास के नोट्स बना लो। ये करने के लिए पैदा हुआ था क्या मैं? ये करता रहूंगा क्या? बहुत मुश्किल है जिंदगी। भाई तू सही बोल रहा है ना। और अचानक से मान के चलो वहां से मैं बाहर से निकल जाऊं, है ना, साइड से निकल जाऊं, तो तुरंत जो बच्चा ये सब बोल रहा था वो बोलेगा हाँ भाई तू सही बोल रहा था, सही बोल रहा था। इससे बढ़िया मास्टर हमें कभी जिंदगी में नहीं मिले, है ना। एसपी सर जैसा आदमी हमने आज तक पूरी दुनिया में ना तो देखा, ना तो कभी देख पाएंगे हम। इतने बढ़िया सर आज तक मेरे को फिजिक्स का पीबी समझ नहीं आता था, लेकिन जब से एसपी सर से पढ़ना शुरू करा है तो एस से पी तक पूरी फिजिक्स समझ में आने लग गई है, संपूर्ण फिजिक्स समझ में आने लग गई है। भाई क्या बोलूं, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है ना। मेरे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस कूट के भरा हुआ है। और जैसे ही अरे सर प्रणाम सर नमस्कार सर नमस्कार। तो ये कैसा व्यवहार है ना। ये दोगला व्यवहार है। कैसा व्यवहार है? दोगला व्यवहार है ना। जैसे अब घर पर भी घर वाले अब हमें ज्यादा पसंद तो आते नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, है ना। घर में फूफा जी आए, हम चाहते तो नहीं थे हमारे घर आए, लेकिन अब आ गए हैं तो इनके पाँव तो छू लो। हमने तो बस बुआ जी को बुलाया था, लेकिन फूफा जी कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट की तरफ बाय वन गेट वन में आ जाते हैं हमेशा। तब क्या करें, इनके भी पाँव छू लो, दो काम ये बोलेंगे इनके भी काम कर दो ना। लेकिन बता नहीं सकते सर अब हमें। तो ये सारे व्यवहार कैसे, ये दोगले व्यवहार है। तो ये जो दोगला व्यवहार है, उसने डी ब्रोगली ने बोला इस दुनिया में हर एक चीज जो है वो दोगला व्यवहार करती है। तो बोले लाइट भी ऐसा करती है? हाँ लाइट भी ऐसा करती है, हर चीज दोगला व्यवहार करती है। उसने बोला कि देखो यहां पर लाइट जो है वो एक्चुअल में है तरंग, लेकिन जब वो जाती है किसी सतह पर तो बन जाती है कण। तो बोले कैसे पता करेंगे कि कब तरंग है, कब तरंग है, कब कण है, कब तरंग है, कब कण है? कैसे पता करेंगे सर, कैसे पता करेंगे कब तरंग है, कब कण है? तो इसको पता करने के लिए डी ब्रोगली ने बोला कि देखो एक्चुअल में क्या होता है कि वह किसके पास जा रही है उस पर निर्भर करता है। बोले हैं क्या? हाँ, अरे किससे मिल रही है उस पर निर्भर करता है कि कैसी बातें होंगी। तो वही वाली बात है कि ये जो लाइट है, ये लाइट अगर मान के चलो किसी बड़े छिद्र में से निकल रही है तो वो फिर तरंग के भांति निकल जाएगी। लेकिन क्या हुआ था कि लाइट जो है अब तरंग के भांति ही व्यवहार करते हुए एक छिद्र में से बाहर निकल कर आई, लेकिन वो जैसे ही एक सतह पर गई, जैसे मान के चलो यहां पर ये एक धातु की सतह है, इस पर लाइट आई। अब इस पर लाइट आई और लाइट ने देखा ओए होए होए होए, यहाँ तो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन। तो उसने बोला ये बहुत छोटे, मैं भी छोटा, है ना। तो ये लाइट जो है वो, ये जो लाइट है जो तरंग थी वो अब फोटोन के रूप में बदल जाएगी। बोले मैं भी छोटा छोटा कण, बोले बड़ा छिद्र, बोले मैं तो लाइट हूं, मैं तो निकल जाऊंगी। और लेकिन जैसे ही छोटे छोटे कण या बहुत छोटा छिद्र कर दिया जाए या ये धातु की सतह पर जाएगी तो यहां पर क्या बन जाएगी, यहां पर एक कण बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो है वह किसने डिसाइड किया? लाइट ने डिसाइड किया। किसको देखकर डिसाइड किया कि वो कहां जा रही है, किससे मिलना है, किसके पास जा रही है। उसको देख के पता चलता है कि लाइट जो है वो तरंग रहेगी या लाइट जो है वो कण रहेगी। क्लियर है ना। तो यहां पर ये जो लाइट है, ये अगर किसी ने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तरंग प्रकाशिकी जिसने पढ़ लिया है ना, तो उन्होंने ये बात समझी होगी कि जो तरंग प्रकाशिकी चैप्टर जो था वो चैप्टर में आपने नहीं पढ़ा, क्लास छोड़ दी या आपके बैच में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान के चलो कि तरंग प्रकाशिकी में हमने देखा कि लाइट जब छिद्र में से निकलती है तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो तरंग की भांति व्यवहार करती है। लेकिन अगर छिद्र को बहुत छोटा कर दिया जाए, बहुत छोटा कर दिया जाए तो वो वहां पे कण बन जाएगी। और या
या अगर हम उसी में से एक्चुअल में उस छोटे छोटे छिद्र में से इलेक्ट्रॉन गुजारेंगे तो इलेक्ट्रॉन का पैटर्न भी वही होगा जैसा तरंग का पैटर्न था। मतलब कि इलेक्ट्रॉन हमें पता है कण है, लेकिन जब वो छिद्र में से निकला तो वो एक तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन भी तरंग बन सकता है और एक तरंग भी कण बन सकती है। ठीक है, तो यह जो दोगला व्यवहार है वह किसकी वजह से हुआ, उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो सारा का सारा डी ब्रॉगली ने बोला। तो सर क्या ये हम भी करते हैं? मतलब सर असली बताओ सर, ऐसे मजाक मस्ती वाली बातें मत करो, क्या हमारे अंदर भी होगा? हाँ, हमारे अंदर भी है। जो भी कण गति कर रहा है वह सब कोई तरंग की भांति व्यवहार कर सकते हैं। तो क्या सर मैं ऐसा मान कर सर आप आए ऐसे ये दौड़ते आप आए तो सर क्या आप ऐसी तरंग बनकर निकल जाओगे क्या बोलते हो सर? ऐसा होगा क्या? है ना कि सर अगर मान के चलो कि मैं ऐसा दौड़ते एक दरवाजे में से निकला सर, तो दौड़ते दरवाजे में से निकला तो सर क्या मैं ऐसे तरंग बन के निकल जाऊंगा दरवाजे में से? नहीं, तुम कण ही रहोगे, है ना। तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक्चुअल में चक्कर ये कि तुम्हारा द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। तो डी ब्रॉगली ने यह समझाया कि कितना द्रव्यमान, तो कि जो तरंग दैर्ध्य होती है किसी भी कण की, अगर वो v चाल से गति कर रहा है तो वो कितनी हो सकती है ना। तो उसी को एक बार हम समझते हैं। तो डी ब्रॉगली ने कल्पना की कि जिस प्रकार प्रकाश तरंग एवं कण प्रकृति दर्शाता है उसी प्रकार पदार्थ को भी दोनों प्रकृति तरंग एवं कण को दर्शाना चाहिए, है ना। मतलब जैसे लाइट दोनों प्रकृति दिखा रहा है वैसे हर एक कण को भी दोनों प्रकृति दिखाना चाहिए। तो डी ब्रॉगली, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है दे ब्रॉगली। अब यार ये दे ब्रॉगली तो मेरे को बोलना अच्छा नहीं लगता, आप देख सकते हो हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ डी ब्रॉगली बोलेंगे इसे ना। तो अब ये दे ब्रॉगली वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है। आपके जैकेट पर माइक टच हो रहा है, ठीक है मैं जैकेट उतार देता हूं यार, इतनी सी बात लो। तो अब डे ब्रॉगली ने बोला, डे ब्रॉगली ने नहीं बोला, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य थी, है ना। तो डी ब्रॉगली ने बोला, तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला? डी ब्रॉगली ने बोला कि यहां पर कल्पना की कि पदार्थ का कण स्वरूप होता है, होते हुए भी पदार्थ के कणों से तरंग संबंध होना चाहिए। मतलब कि जैसे लाइट जो है तरंग उससे कण संबंधित है, वैसे हर एक कण के साथ तरंग भी संबंधित होना चाहिए। और पदार्थ के कणों के संबंध की इस काल्पनिक तरंगों को ही द्रव्य तरंगे कहा जाता है या मैटर वेव्स कहा जाता है। क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास कहीं पर भी तरंग है, तो तरंग की वजह से कण है, तो या तरंग कण की भांति व्यवहार कर रही थी, लाइट कण की भांति व्यवहार कर रहा, तो हर एक कण जो गति करेगा तो वो भी एक तरंग की भांति व्यवहार करेगा। हर एक कण जब गति करेगा तो वह भी तरंग की भांति व्यवहार करेगा। तो उसी को हमने बोला, उसकी जो तरंग बनेगी उसे हमने मैटर वेव्स बोला। उसे हमने क्या बोला? मैटर वेव्स बोला। ठीक है, मैटर वेव क्या है समझ में आ गई? मैटर वेव वर्ड क्या है समझ में आया सभी को? क्या कि एक्चुअल में जो कण है, अब कण में ऐसा नहीं तुम और मैं, कण में होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बहुत छोटे छोटे कण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा कण ड्यूट्रॉन ये सब क्या है? बहुत छोटे छोटे कण हैं जिनका द्रव्यमान बहुत कम है। तो ये जो कण है जब v वेग से गति करेंगे तो ये तरंग की भांति व्यवहार करेंगे और इनसे संबंधित जो तरंग होगी उसे ही हम मैटर वेव या द्रव्य तरंगे कहेंगे। क्या ये छोटी सी बात सभी को समझ में आ गई? क्या ये छोटी सी बात सभी को समझ में आ गई? क्लियर है मामला? मैटर वेव वर्ड का मतलब क्या है ये समझ में आया? ओके सर। तो अब डी ब्रॉगली ने बोला कि देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी तरंग होगी या जो भी कण होगा उससे संबंधित जो तरंग होगी वो व्यक्त प्रमाणुपाती होगी उसके संवेग के। ये वही वाली बात है जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री। हाँ भाई केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना ये सब, तो ये केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। लैम्डा व्यक्त प्रमाणुपाती होगा 1/p के। ठीक है, लैम्डा जो होगा वो एक बटा होगा पी के, व्यक्त प्रमाणुपाती होगा पी के। चलिए, तो अब अगर लैम्डा व्यक्त प्रमाणुपाती है पी के तो यह हम क्या लिख सकते हैं? देखो समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा। तो इसने भी बोला जो नियतांक आया वो आया एच। एच क्या था? एच क्या था? अरे एच क्या है? एच पी क्या है? पी क्या है? पावर नहीं, संवेग। ये क्या है? मैंने बोला चाल पर निर्भर करेगा उसके, तो पी क्या है? संवेग।
उसके संवेग के वेक्टर अनुपाती होगा। मतलब कि किसी एक कण का जितना ज्यादा संवेग होगा उसका लैम्बडा उतना कम होगा, उसका लैम्बडा उतना कम होगा। मतलब जैसे अगर मान के चलो कि तुम हो, तो तुम्हारा द्रव्यमान कितना है? तुम्हारा द्रव्यमान मान के चलो तुम यार 100 किलो के बन गए आज, है ना, 100 किलो के हो गए तुम, 100 किलो के। तो अगर तुम्हारे लिए लैम्बडा देखोगे ना, तो ये एक ह्यूमन के लिए, एक इंसान के लिए, इंसान मान के चलो इस दुनिया में हमने माना 100 किलो का इंसान आ गया, एक कैलकुलेशन आसान होता है इसलिए बोल रहे। तो यहां पर लैम्बडा बराबर हो जाएगा, और 100 किलो का इंसान जो है वो कितनी तेज चल सकता है? 10 मीटर पर सेकंड। चल बहुत तेज चला दिया, 100 मीटर पर सेकंड से चला दिया, 100 मीटर पर सेकंड से चला दिया। कितने से चला दिया? 100 मीटर पर सेकंड से चला दिया। एक 100 किलो के इंसान को 100 मीटर पर सेकंड से चला दिया, बहुत तेज चला दिया सर। तो भी पता है उसका लैम्बडा कितना आएगा? उसका लैम्बडा होगा h/mv। p की जगह मैं लिख सकता हूं mv, या h की वैल्यू होती है मेरे पता 6.64 इंटू 10⁻⁻34। और सर यहां पर हो जाएगा 100 इंटू 100। तो जितना भारी कण जितना तेज चलेगा उसकी लैम्बडा उतनी कम हो जाएगी। क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा हूं मैं? एक कण जितना ज्यादा द्रव्यमान का जितना भारी होगा, या जितना भारी जितना तेज चलेगा उसका लैम्बडा कम हो जाएगा। कि पी बढ़ेगा तो लैम्बडा कम होता जाएगा। तो अगर तुम भारी इंसान लोगे, तो भारी इंसान लोगों से तेज चलाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अब यहां पर ये 1 2 3 4 0 और इसे मिल जाएगा, तो हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻38 मीटर। हमारे पास कोई मशीन नहीं है इस दुनिया में जो ये माप दे कि इतनी कम तरंग दैर्ध्य कहां से, मतलब इतनी कम तरंग दैर्ध्य, इतनी कम तरंग दैर्ध्य जो होगा उसको मापने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है इस दुनिया में। 10⁻⁻34 मीटर बोल रहा हूं मैं, ठीक है। हम जो सबसे छोटे कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, या अगर हम नाभिक की बात करें वो तो हमसे दिख नहीं पा रहे, वो होते 10⁻⁻10, है ना। अगर मैं एटम के आकार की बात करूं 10⁻⁻10 होता है, या नाभिक की बात करूं 10⁻⁻15 होता है। तो ये तो उससे कहीं ज्यादा छोटा है, कहीं ज्यादा छोटा है, ठीक है। तो ये सारी बात, मतलब हम जो जिन चीजों को आंखों से देख सकते हैं उनकी तरंग दैर्ध्य कभी नहीं देख सकते, है ना। देखो कितनी मजेदार बात है इस दुनिया में, क्या कि जिसको तुम आंखों से देख सकते हो उसका तरंग व्यवहार नहीं देख सकते, और जिसको तुम आंखों से नहीं देख सकते उसका तरंग व्यवहार जरूर महसूस कर सकते हो। यही तो है दोगलापन। क्या कि तुम्हें दिखता है जो वो होता नहीं है, मतलब तुम्हें जो दिख रहा है उसका लैम्बडा नहीं है, उसका लैम्बडा नहीं देख पाओगे तुम, उसकी तरंग नहीं देख पाओगे। लेकिन तुम इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब तरंग की भांति व्यवहार करेगा तब उसका इफेक्ट जरूर देख सकते हो, है ना। कैसे देख सकते हैं? YDS यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन घुसा, उसमें तरंग की जगह इलेक्ट्रॉन डाल दोगे तो वही पैटर्न मिलेगा एग्जैक्ट जो आपको नॉर्मल तरंग के साथ मिला था, मतलब कि वो तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है, ठीक है। चलो, तो अब ये कुछ अच्छा, ये कुछ बातें ना ऐसे दिल पे मत लो तुम, है ना। कुछ बच्चे बिल्कुल ही रोना की इमोजी भेज रहे हैं कि सर मैं ऐसा नहीं हूं। अरे भाई मैं तुझे नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं। तुम भोले बच्चे हो, तुम सच्चे हो, तुम दिल के सच्चे हो, तुम प्यारे बच्चे हो। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो वो जालिम दुनिया की बात कर रहा हूं जो तुमसे परे है ना। तुम मन के साफ हो, तुम एकदम सच्चे आदमी हो, तुम्हारी बातें नहीं करी जा रही है ना। ऐसा जब बार बार बोल रहा हूं कि देखो ये दोगला, तो तुम अपने ऊपर मत लो ना, ठीक है। तुम साफ सुथरे हो, तुम दूध के धुले हो, तो तुम एकदम बढ़िया हो। तुम अपनी ऊपर मत लो इस चीज को कि सर मेरे बारे में ऐसा बोले। तेरे बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, तो जो जालिम दुनिया में करोड़ों लोग हैं, तो उन करोड़ों में से तुम अपने आप के 10-1000 बच्चे हटा लो, उसके बाद में जो करोड़ों बच्चे ना, उनकी बातें चल रही है यहाँ पर। हाँ, मेरे को भी हटा लेना यार इसमें, है ना। चलो आगे बढ़ते। हाँ भाई, तो अब एक और इंपॉर्टेंट सी बात, क्या ये एक और स्पष्टीकरण है, बाकी फिर इसके बाद में हम आगे इसके न्यूमेरिकल ही करने वाले हैं। हाँ, आवाज नहीं आ रही, अभी कुछ बोल नहीं रहे, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ।
शांति बनाए रखे और 5:45 से चलता रहेगा। हाँ, आरंभ है केमिस्ट्री का। कृपया ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अच्छा, नहीं अब ठीक है। हाँ, अब आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, केजे भैया आ गए। हाँ, केजे भैया आ गए। हाँ, और पार्सर भी आए हैं। मिला दूंगा एक बार सबसे। अच्छा चलो ठीक है सर। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सी, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, सभी सभी सुन लो। 2 से 4 फिजिक्स की क्लास होगी, सभी की 2 से 4 फिजिक्स की क्लास होगी, है ना। इसके बाद में 4 से 5:30, ये तो सेम है सर, है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। 4 से 5:30 उड़ान की केमिस्ट्री की क्लास होगी, ठीक है ना। कैसी बातें कर रहा है यह आदमी, बोला सर मिलवा दो। अरे क्या मिलवा दो, मिलेगा ना भाई, अभी सर क्लास में आ जाएंगे, ठीक है बस। और इसके अलावा बायो की क्लासेस आज नहीं हुई, बायो की क्लास कल होगी, ठीक है। हाँ, तो आरंभ की बीच में कोई क्लास नहीं होगी, 4 से 5:30, है ना। तो दोगला व्यवहार मत करना, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है। चलो, थैंक यू सर। हाँ, फिर से बोल के बताऊं एक बार में तो तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। क्या बोल रहा हूं फिर से सुन ले, क्या बोल रहा हूं फिर से सुन ले। हाँ हाँ, ध्यान सुन ले। बायो की छुट्टी है, बायो की क्लास नहीं है, फिर से सुन ले। नो बायो क्लास, नो बायो क्लास, नो बायो क्लास, नो बायो क्लास, ठीक है। पहली बात। पॉइंट नंबर 1 लिख ले, नोट्स बना लो, नोट्स बना लो, नोट्स कॉपी में लिख लो। नो बायो क्लास। फिजिक्स अभी अपन पढ़ रहे हैं, अभी मैं क्लास खत्म करूंगा, उसके बाद में फिर से एक और दूसरी क्लास शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे दूसरा चैप्टर शुरू करना है, तो मैं इसी के अंदर नहीं पढ़ा सकता घुसा के, वो ऐप में तुम बार में अलग नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर 2 से 4, फिर से बोल रहा हूं, 2 से 4 हम फिजिक्स पढ़ेंगे, 4 से 5:30 उड़ान बैच वाले केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 5:45 से आरंभ बैच वाले केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में? हाँ, पार्सर को किसी कारणवश ना, कुछ अर्जेंट काम से पार्सर अभी ऑफिस आए थे, लेकिन उनको किसी कारणवश बाहर जाना पड़ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट काम आया शायद पार्सर को, तो इसलिए पार्सर बाहर जा रहे हैं। तो आप लोग ये टाइम टेबल पर ध्यान दे, ये टाइम टेबल पर ध्यान दे, ठीक है। संडे के टेस्ट में यह आ सकता है कि कितनी बजे कौन सी क्लास हुई थी। हाँ, ये पार्स लिखा ना, नो बायो क्लास मतलब पार्सर नो क्लास। ठीक है, चलो ओके, अब हम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लेते हैं। हाँ, तो डी ब्रॉगली ने क्या क्या बोला था ना, तो डी ब्रॉगली ने क्या क्या बोला था, तो डी ब्रॉगली ने जो बोला वो मैंने आपको बता दिया। अब इसी के बीच में क्या था, अब देखो, अब ये बात तो हमें पता चल गई थी, अब ध्यान से सुन लो मेरी बातों को, है ना। देखो यार 15 मिनट दे दो मेरे को, बस 15 मिनट ध्यान से सुन लो, फिर मजे कर लेना। 15 मिनट ध्यान सुन लो, 15 मिनट में फॉर्मूले बता दूंगा, कहानी खत्म, इसका क्वेश्चन कर लेना। चलो, तो अब यहां पर क्या हुआ, डी ब्रॉगली ने क्या बोला था। डी ब्रॉगली ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, तरंग की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो तरंग की भांति व्यवहार करेगा। किसने बोला था, किसने बोला था, किसने बोला था, डी ब्रॉगली ने बोला था, ठीक है ओके। अब यहां पे आपको पता है बोहर भैया ने एक बात बोली थी बहुत पहले कभी जमाने में, कि एल जो होगा वो बराबर होगा NH/2 पाई के।
L बराबर होगा NH अपॉन में 2 पाई के। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होता है। अभी हम बस फिजिक्स में अगला चैप्टर पढ़ेंगे 4 बजे, सॉरी अब तो 2 बजे, तो उसमें मैं फिर से अच्छा योगेश सर लोधी राजपूत, ठीक है, आप चिंता ना करो, है ना। आप अपने ऐप में किसी को भी अगर डाउट हो रहा है तो आप ऐप को खोलते रहना, क्लास जो चालू हो जाएगी उसमें पढ़ लेना। बाकी जो मेरे को पता चला वो मैंने आपको बता दिया। देखिए तो यहां पर L बराबर NH अपॉन में 2 पाई होगा। भाई मैंने तुझे बोल दिया बायो की क्लास नहीं होगी, मतलब बायो की क्लास नहीं होगी, दैट्स इट। चल, आपका चैनल टेलीग्राम पर शुभम सर फैन क्लब के नाम से है कि नहीं? भैया वो मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, एक ही टेलीग्राम चैनल है, एसपी सर या एसपी सर फिजिक्स। अब यहां पे ध्यान दे लो यार, L बराबर होगा NH अपॉन में 2 पाई। ये किसने बोला था? ये बोहर भैया ने बोला था कि यहां पर अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो nth कक्षा में घूम रहा है, nth कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसके लिए L या एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है mvr के बराबर, mvr के बराबर होता है। तो ये NH अपॉन में 2 पाई के बराबर होगा। ये बोहर भैया ने बोल दिया था, है ना, बोहर भैया ने बोल दिया था। तो अगर बोहर भैया ने ये वाली बात बोली थी तो अब दुनिया में बात छिड़ी कि डी ब्रॉगली तो बोले। मैं नहीं पढ़ा रहा। चलो बच्चों के लिए कोई कुछ करना ही नहीं चाहता यहां पर। देखो यहां पर देखो यार, तुम काम की बात सुन लो अब, है ना, जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुन लेना आप। कि यहां पर सबसे पहले डी ब्रॉगली ने जो बताया, डी ब्रॉगली ने क्या बताया? देखो भाई, यहां पर ये डी ब्रॉगली ने क्या बोला था? डी ब्रॉगली ने बोला था कि लैम्डा बराबर जो होगा वो व्यक्तमानुपाती होगा पी के, या लैम्डा बराबर होगा एच अपॉन में पी के। तो अब पी को क्या लिखा था हमने? एमवी के बराबर। ये डी ब्रॉगली भैया ने बोल दिया था। इसके बाद में अब इस दुनिया में बोहर ने भी एक कंसेप्ट दिया था। बोहर ने ये बताया था, बोहर ने बताया था कि यार ये हमारे पास ये जो भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब चक्कर ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, अब डी ब्रॉगली ने आकर क्या बोला? डी ब्रॉगली ने बोला कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो है वो भी तरंग की भांति व्यवहार करेगा।
तो अगर एक इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी कक्षा में घूम रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कोई भी nth कक्षा में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां होगा, इलेक्ट्रॉन कोई भी nth कक्षा में अगर घूम रहा है, nth कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वहां पर ये इलेक्ट्रॉन, चल मान के चल यहां से इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू किया, यहां से इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू किया, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण क्या होगी, यहां पे एक तरंग बनेगी। अच्छा सर, ये एक तरंग बनी, ओके। अब मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन पूरी गोल घुमा, पूरा इलेक्ट्रॉन गोल घुमा, तो यहां पर जो तरंग बनेगी, तो क्या हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो तरंग कितनी बननी चाहिए, तो वो तरंग का नंबर जो होना चाहिए वो हमेशा एक तरंग, दो तरंग, तीन तरंग, चार तरंग, पांच तरंग, छह तरंग, सात तरंग के बराबर होना चाहिए, है ना। कभी भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन यहां से घुमा ये एक तरंग बनी, ये दूसरी तरंग बनी, फिर सर यहां पर ये एक तीसरी तरंग बनी, फिर सर ये यहां पर चौथी तरंग बनी, फिर यहां पर सर ये पांचवी तरंग बनी, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये छठी तरंग बनी, है ना। अब ये कभी भी ऐसी आधी तरंग नहीं बन सकती, है ना। क्या होना चाहिए सर, वास्तविकता में ऐसा होना चाहिए कि यहाँ की ये जो तरंग है पूरी खत्म होकर यहाँ पर मिलना चाहिए, फिर ये तरंग ऐसी बनती जाएगी। मतलब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वह अगर कोई भी कक्षा में घूम रहा है और वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, तरंग की भांति। क्यों व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि डी ब्रोगली बोला भैया कि कण जो होगा वो तरंग की भांति व्यवहार करेगा, तो अगर वो तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है तो उस कंडीशन में यहां पर ये क्या है, ये भी एक तरंग बनना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन जो एक नाभिक के अंदर गोल गोल घूम रहा है वो भी किसकी भांति व्यवहार करना चाहिए, गोल गोल भी घूम रहा है तो तरंग की भांति व्यवहार करना चाहिए। आपने ये केमिस्ट्री वगैरह में देखा होगा या इसके एनिमेशन वगैरह बहुत बार देखे होंगे आपने कि एक इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, लेकिन उसको गोल गोल ना बनाते हुए ऐसे डिजाइन में बनाया जाता, तरंग की भांति बनाया जाता। क्यों, डी ब्रोगली की वजह से। डी ब्रोगली ने ऐसा बोला था कि एक्चुअल में जो कण है, ये कण किसकी भांति व्यवहार करेगा, ये तरंग की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति व्यवहार करेगा, तरंग की भांति व्यवहार करेगा। अच्छा सर, तो यहां पर ये तरंग की भांति व्यवहार करेगा, मतलब कि देखो अगर मैं ये जो गोल गोल इसको ऐसा स्ट्रेट बना लूं तो ये यहां पर उतने ऑर्बिटल्स बनने चाहिए। अच्छा, तो अब ये दोनों बातें आपस में मैच होनी चाहिए, तो हुई क्या, देखते हैं। यहां पर हमें पता है सर लैम्डा बराबर, डी ब्रोगली ने बोला लैम्डा बराबर होता है h/mv, उसने बोला था h/mv होता है, ये डी ब्रोगली ने बोला। और हमें पता है कि अगर मान के चलो ये यहां पर 2πr, ये r त्रिज्या है इसकी, तो एक चक्कर लगाने में 2πr दूरी होगी, बिल्कुल सर। तो जो 2πr होना चाहिए वह कितने लैम्डा होना चाहिए, वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये जो इसकी परिधि है 2πr वो बराबर होना चाहिए, 1 लैम्डा होगा, 2 लैम्डा होगा, 3 लैम्डा होगा, 4 लैम्डा होगा, 5 लैम्डा होगा, 6 लैम्डा होगा, 7 लैम्डा होगा, कभी भी आधा लैम्डा नहीं बन सकती, कभी भी आधा लैम्डा नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती सर, ये आधा या 1.5 या 2.5 लैम्डा क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि अगर वो एक चक्कर काट रहा है तो एक चक्कर काटेगा तो यहां पर उसका जहां से शुरू किया वहां पर उसके n लैम्डा खत्म होने चाहिए, 2 तरंग 3 तरंग की तरंग दैर्ध्य उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर ये लैम्डा की वैल्यू उठाकर रख दूं तो हो जाएगा 2πr बराबर होगा n, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी h/mv। ओके सर, अब ये mv को इधर ले जाऊं तो हो जाएगा 2π × mvr बराबर होगा nh। ओके सर, तो ये mvr क्या है, l बराबर होगा nh/2π के। ओके, तो मतलब जो डी ब्रोगली ने बोला और जो इस दुनिया में हमें पता था उससे मिलाकर बोहर की बात सत्य हो गई, बोहर की बात सत्य हो गई। तो बोहर की बात सत्य हो गई मतलब क्या हो गया कि बोहर ने जो बोला और जो डी ब्रोगली ने बोला वो मैच कर गया। मतलब कि बोहर ने इसका कभी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि यह L बराबर NH/2π क्यों होगा। बोहर ने, अगर आपने केमिस्ट्री में बोहर का मॉडल पढ़ा तो उसने कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि ऐसा क्यों होगा। उसने बोला था ऐसा होगा यार, मान लो, उसको मानते हुए सारी बातें उसने बोली, तो उसको मानते हुए जो सारी बातें बोली वो सही थी, लेकिन ऐसा क्यों होगा, तो वो बात सही किससे सिद्ध होगी, डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस से। क्लियर है, तो ये मैच कर रहा है और यही वाली बात, बस इसका यही थ्योरेटिकल पॉइंट था। अच्छा, ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई है जो मैंने आपको बोली। इसके अलावा अब हमें क्या पढ़ना है, हमें क्वेश्चन कहां से आएगा, हमें क्वेश्चन आएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, हमारे पास फॉर्मूला बना है सर, हमारे पास फॉर्मूला बना है लैम्डा जो होगा वह बराबर होगा h/mv के या h/mp के, और इसी को हमने लिखा था h/mv के बराबर। तो हमें क्वेश्चन कैसे आते, क्वेश्चन एकदम आसान से आते हैं इस टॉपिक के। इस टॉपिक के 2-3 ही बढ़िया क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन आसान से। जैसे देखो, इसने
प्रोटॉन और अल्फा कण में डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या अनुपात पूछा था, है ना, नीट 2019 में। फिर उसके बाद में ये वैसे जो केमिस्ट्री में पढ़ाना, जो सारे फॉर्मूले केमिस्ट्री में पढ़े वही फॉर्मूले, क्योंकि डी ब्रोगली भैया बदल नहीं जाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में। इसी प्रकार से यहां पर वी वोल्टता से हमने त्वरित किया है, इसकी तरंग दैर्ध्य दी हुई है, विभवांतर पूछा हुआ है ना, ये ग्राफ पूछे हुए, एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब फॉर्मूले कहां से आएंगे सर? देखो फॉर्मूले जो पूरा फिजिक्स पढ़ा आपने इसके अंदर घुसा दो आप, क्योंकि फिजिक्स में हमने ज्यादातर अभी किसकी बातें करी थी, हमने इलेक्ट्रॉन की बात करी थी, हमने प्रोटॉन की बातें करी थी, हमने अल्फा कण की बात करी, हमने न्यूट्रॉन की बातें करी थी, ये क्लास 12 के फिजिक्स में। तो वही सारी बातें इसमें घुसा सकते हैं हम। कैसे? देखो अब ये लिख दिया हमने, ओके सर। अब ये जो लैम्डा बराबर एच अपॉन में पी होगा, और पी को क्या लिख सकते हैं? पी को लिख सकते हैं सर √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये सब जब मैंने आपको क्लास 12th में भी चुंबकत्व वाला जो चैप्टर पढ़ाया था, धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र, उसमें भी ये सारे फॉर्मूले रिवाइज किए थे। ये क्या है? संवेग है। ये क्या है? संवेग है। तो संवेग बराबर होगा √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी के। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा और क्या फॉर्मूले बन सकते हैं? और क्या बन सकते हैं? सोचो। अभी हमने स्थिर विद्युत की मैं वाली बात देखी थी, और साथ ही साथ हमने यहां पर देखा कि इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं E इंटू वी। ये V क्या है? विभव। ये बात मैंने आपको बताई। यह विभवांतर लिख सकता हूं मैं इसे, विभवांतर लिख सकता हूं मैं इसे। तो विभवांतर लिख सकता हूं मैं इसे, तो विभवांतर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या? कितनी ऊर्जा आ गई उसके पास में, कितनी ऊर्जा आ गई, कितनी काइनेटिक एनर्जी आ गई उसके पास में। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हो जाएगा E इंटू वी, या आवेश इंटू विभवांतर। आवेश इंटू विभवांतर लिख सकते हैं हम इसे। अच्छा, अब इसी के हम मिलाकर, इसी के ये वाला जो फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि इसमें हम मिलाकर बनाकर और बहुत इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले बना सकते हैं इसके। जैसे आपने फिर से वही बात केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, क्या पढ़े होंगे यहां पर कि अगर हमने यहां पर यही वाला फॉर्मूला देखे एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आपको द्रव्यमान पता है? बिल्कुल सर। इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है? बिल्कुल सर। उसे अगर 2 तो पता है सर, हमें क्या तो h का मान पता है, उसे अगर हम v विभवांतर से त्वरित करेंगे तो यहाँ पे लैम्बडा का मान क्या आ जाएगा? हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कोई ये वैल्यू बता सकता है? इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कोई ये वैल्यू बता सकता है? इलेक्ट्रॉन के लिए कोई ये वैल्यू बता सकता है? इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? ये पूरा वैल्यू रखना पड़ेगा यार, सॉल्व करना पड़ेगा। आप सीधे याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन के लिए होगा 12.24 अपॉन में √v। v तो विभवांतर मेरे को क्वेश्चन में दिया जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? एंगस्ट्रॉम में आएगी। किस में आएगी? एंगस्ट्रॉम में आएगी। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के बाद में अब हम किसके लिए बना सकते हैं? अब हम अल्फा कण के लिए बनाएंगे, हम प्रोटॉन के लिए बनाएंगे, हम न्यूट्रॉन के लिए बनाएंगे। ये 4-5 फॉर्मूले वैल्यू वाइज वो आप याद रख सकते हो। क्लियर है? ई इलेक्ट्रॉन है बेटा, ई इलेक्ट्रॉन है ना। कौन से गांव से आया, तो कब से पढ़ रहा है मुझसे ये बता, क्या नाम है तेरा? ई क्या है? ई क्या है? बहुत बढ़िया। तू क्या है ये बता पहले तो। यहां पे 12.27 भी लिखा हुआ होता, कहीं पर 12.24 भी लिखा हो सकता है ना। कभी कभार केमिस्ट्री वाले वहां पे 12.7 भी लिख देते है ना। यहां पर ये वाली बात ध्यान रखना, यहां पर कहीं पर आप इसे 12.27 लिखा हुआ भी पाओगे, और कहीं पे 12.24 भी लिखा हुआ पाओगे। ठीक है ना। ये एक्चुअल में होता क्या? ये क्या? ये √150 है। √150 का जो रूट है वो ये वाली बात लिखी हुई है ना। तो आप अगर 150 अप्रोक्सीमेटली ये निकल कर आता है 150 का रूट लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब यही वाली बात अभी हमने किसके लिए लिखी? इलेक्ट्रॉन के लिए लिखी। तो अब यही वाली बात हम किसके लिए लिख सकते हैं? यही वाली बात अब हम प्रोटॉन के लिए लिखेंगे। प्रोटॉन के लिए, ठीक है, प्रोटॉन के लिए लिखेंगे, अल्फा कण के लिए लिखेंगे, न्यूट्रॉन के लिए लिखेंगे, सबके लिए लिख सकते हैं ये वाली बात हम। ठीक है। अच्छा, तो प्रोटॉन के लिए कितना हो जाएगा? प्रोटॉन के लिए लिखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली लैम्बडा की वैल्यू जो आएगी वो 0.286 अपॉन में √v लिख सकते हो आप एंगस्ट्रॉम में। इसी प्रकार से आप ये लिखो अल्फा कण के लिए। तो अल्फा कण के लिए देखो, अल्फा कण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में रिलेटेड है। ठीक है, कैसे? देखो अल्फा कण के लिए क्या लिखेंगे? अल्फा कण के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो अल्फा कण के लिए लैम्बडा की वैल्यू होती है 0.101 अपॉन में √v एंगस्ट्रॉम में। √v एंगस्ट्रॉम में। ठीक है।
और ये अल्फा कण के लिए है। और यही बात में अब देख एक्चुअल में रिलेटेड कैसे है, रिलेटेड कैसे ये मैं आपको बता रहा हूं। अल्फा कण के लिए आपने एम की वैल्यू रखी, ई की वैल्यू रखी, एच की वैल्यू रखी, सब कुछ सॉल्व किया। अब अगर मैं बात कर रहा हूं ड्यूट्रॉन की, किसकी बात कर रहा हूं, ड्यूट्रॉन की, तो ड्यूट्रॉन में क्या होता है, ड्यूट्रॉन के लिए, तो ड्यूट्रॉन में क्या है सर जी, हाँ भैया ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन में क्या है सर, एक्चुअल में ड्यूट्रॉन जो है देख इसका द्रव्यमान 4 है, इसका आवेश 2 है, किसके लिए, अल्फा कण के लिए। ड्यूट्रॉन जस्ट आधा होता है अल्फा कण का, ध्यान समझना, ड्यूट्रॉन अल्फा कण का, अल्फा कण का द्रव्यमान 4m होता है और इसका आवेश 2e होता है अल्फा कण का। पूछ मत लेना कौन कहां से आया ये। इसी प्रकार से ड्यूट्रॉन में जो होगा इसका द्रव्यमान 2m होगा और इसका आवेश e होगा, आधा हो गया है, जस्ट आधा हो गया है, जस्ट आधा हो गया है, ठीक है। तो ये यहां पर अगर हम देखें तो अगर ये पूरी चीज आधी हो गई है तो ये भी आधा हुआ, ये भी आधा हुआ है, तो रूट के बाहर आधा बचेगा, मतलब ये 2 into 2 4 हो गया ना, तो रूट के बाहर आधा आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में हम इसके लिख सकते हैं कि यह अल्फा कण से आधा है। अच्छा सर, तो अगर द्रव्यमान और आवेश दोनों आधे आधे हुए हैं तो लैम्बडा जो है वह डबल हो जाएगा, तो जाएगा 0.0202 अपॉन में रूट वी एमस्ट्रॉन्ग। जिसके बात पल्ले नहीं पड़ी वो यहां पर देख, देख अल्फा के लिए क्या लिखेगा, अल्फा कण के लिए क्या लिखेगा, अल्फा कण के लिए लिखेंगे सर यहां पर इसका लैम्बडा होगा 1 बाय या h अपॉन में अंडर रूट 2, अच्छा सर 2mev, ठीक है। अब ड्यूट्रॉन के लिए क्या लिखोगे, ड्यूट्रॉन के लिए, तो ड्यूट्रॉन के लिए लिखा जाएगा सर यहां पर अगर हमने अल्फा कण का द्रव्यमान m बोल दिया तो उसका ये क्या है सर, उसका आधा द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान आधा हो गया सर, ओके। आवेश भी आधा हो गया सर, ओके सर। तो ये 2 into 2 रूट के बाहर जाएंगे, 2 into 2 4 हुआ, रूट के बाहर जाएंगे तो 2 बचेगा और पलटी खा के ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h अपॉन में अंडर रूट 2mev, ये हो गया। तो ये दुगना हो गया, कितना हो गया, ये दुगना हो गया। तो यही बात यहां पर लिख रहे हैं ना। सुयश बेटा तेरी आज आखिरी क्लास है ना, इस दुनिया में अब कोई ताकत नहीं है जो तेरे को अगली क्लास में भर्ती करवा सकती है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ भाई, क्या ये वाली बात सभी को समझ में आ गई? जो भी सारे छोले भटूरे सब्जी है वो अभी मैं देखता हूं, है ना, कि तुम क्या क्या खा पा रहे हो, किस किस से पूछ पा रहे हो। तो बेस्ट यही है कि तुम एक ठेला खोल लो जिसमें तुम छोले भटूरे बेच लो, उसमें भी ठीक ठाक कमाई हो जाती है आजकल। चलिए, क्या सभी को ये वाली बात समझ में आ चुकी है? और तुमने जो अपने नाम के आगे कार्डियोलॉजिस्ट लिख रखा है ना, तो उसको थोड़ा सा चेंज कर दो और उसे छोले कुलचे का ठेला सुयश वाला ऐसा कर ले। चलिए, तो यहां पर ये अल्फा कण के लिए, प्रोटॉन के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले जो सारे हमें पता होने चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से हम और क्या कर सकते हैं, है ना, और क्या कर सकते हैं, तो और क्या करेंगे तो क्या होगा, और क्या होगा, है ना। तो यहां पर एक बार ये जो मैंने सब कुछ बताया इसका एक SP स्टार चार्ट बनाकर दे रहा हूं मैं आपको। ये चार्ट के अंदर सारे फॉर्मूले आपके रहेंगे, है ना, जितने फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए ये सारे फॉर्मूले आपके रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो क्या है ये है लैम्डा, ये क्या है, लैम्डा। अब लैम्डा किस किस के बराबर हो सकता है, लैम्डा किस किस के बराबर हो सकता है वो हमें देखना होगा। तो लैम्डा किस किस के बराबर हो सकता है, तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला फॉर्मूला जो होगा, ये टेबल आप बना लो और अपने कॉपी में अच्छी जगह लगा, अच्छा बड़ा सा बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स में बना लो, या उसके अलावा इसको बनाकर अब जहां पढ़ते हो वहां पर चिपका भी सकते हो। 110% एक सवाल नीट में इससे आएगा ही आएगा,
इसी प्रकार से और क्या हो सकता है सर, ये इसमें ही हमने पढ़ा था सर, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है लैम्डा बराबर होता है h अपॉन में mv के। किसके बराबर होगा? h अपॉन में mv के। दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? तीसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? तीसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? इसमें और क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने? और क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने? इसके बाद में हमने गतिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला पढ़ा सर। तो गतिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला क्या हो सकता है? गतिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला जो हो सकता है वो हो सकता है लैम्डा बराबर होगा h अपॉन में √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अच्छा सर, इसके बाद में क्या पढ़ा? इसके बाद में सर हमने अगला वाला फॉर्मूला पढ़ा। अगला वाला फॉर्मूला जो है एक्चुअल में वो थोड़ा सा बढ़िया फॉर्मूला, क्योंकि उसके अंदर से बहुत सारे फॉर्मूले उत्पन्न हुए थे। तो उसको हम एक बार एक काम करते हैं, यहां पर बना देते हैं और इसके जितने उत्पन्न फॉर्मूले हैं सारे इसके अगल बगल में लिख देंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला था सर? ये वाला फॉर्मूला था कि हमने गतिज ऊर्जा को क्या लिखा? गतिज ऊर्जा को लिखा हमने h अपॉन में √2m q बटा v। q भी लिख सकते हैं, e भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आवेश की लिख रहे हैं। अब इसमें से क्या क्या फॉर्मूले बने सर? हमारे लिए सबके लिए अलग अलग बना। तो देख, अलग एक है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन है ना, इसी के अंदर से बनी हुई सारी चीजें क्या हुई सर? इसके अंदर से जो बना सर, क्या बना कि सर यहां से हमने बनाया एक इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन के लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए बोलेंगे लैम्डा बराबर होगा। अच्छा, सीधे अब मैं इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पे ना, तो ये जगह 12.27 या 24, अच्छा पीछे 7 लिखा, इधर भी 7 कर देते, √v एंगस्ट्रॉम। अच्छा, इसके अलावा और क्या फॉर्मूला था सर? इसके अलावा ई के बाद में हमने क्या पढ़ा था? 3 और पढ़े थे। तो वो 3 जो थे हमारे पास है ना, कौन कौन से थे? अच्छा, एक काम करता हूं, उन 3 को इधर लाइन से लिख देता हूं ना, ताकि एक तरफ एक आ जाए, बाकी दूसरी तरफ दूसरे वाले आ जाए। तो यहां पर अब हम जो देखने वाले वो किसके लिए होगा? ये होगा अल्फा कण के लिए। तो अल्फा कण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अल्फा कण, क्योंकि अल्फा कण से ही सारे बने हैं। तो अल्फा कण के लिए क्या होगा? अल्फा कण के लिए सर हमने लिखा था लैम्डा बराबर होगा 101 या 0.101 अपॉन में √v एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, इसी प्रकार से हमने इसके ऊपर वाला क्या था? ड्यूट्रॉन के लिए सर, ड्यूट्रॉन के लिए, तो ड्यूट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? ड्यूट्रॉन के लिए लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 0.202 अपॉन में √v एंगस्ट्रॉम में। इसी प्रकार से अल्फा, ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन का एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो अल्फा का √2 गुना है, √2 गुना है। क्यों √2 गुना है सर? √2 गुना क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि देखो यहां पर एक्चुअल में, अच्छा नहीं सॉरी, ड्यूट्रॉन का √2 गुना। क्यों? क्योंकि यहां पे बस एक ही चीज बदली कि सर आवेश ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन में सेम है, लेकिन द्रव्यमान आधा हो गया। तो आधा हुआ मतलब वो रूट में रहेगा, तो रूट ऊपर जाएगा, तो ये एक्चुअल में बनेगा, ये कैलकुलेट कर रहे हो चाहो ना, चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 0.202 का √2 गुना है ये, तो 0.286 अपॉन में √v एंगस्ट्रॉम। ये सारे के सारे फॉर्मूले जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार से क्या होगा? इसी प्रकार से अगर हम टेम्परेचर, देखो अब ये एक दो और नई बात है, दूसरी बात है क्या हो सकता है? अच्छा, टेम्परेचर से पहले एक और बात बताता हूं। आपने ये पढ़ा कि हमारे पास सर एक कण जो है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसकी त्रिज्या जो होती है वो कितनी होती है? हाँ सर, कण अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उसमें हमने त्रिज्या वाला फॉर्मूला पढ़ा था। उसका क्या पढ़ा था? त्रिज्या वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में R बराबर होता है mv बटे में qb। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ फॉर्मूला हम पढ़कर आए हैं। तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये लिखा हुआ है mv, तो mv जो है उसको क्या लिख सकता हूं मैं? rqb लिख सकता हूं मैं। मतलब ये हमारे पास डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का एक और फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? ये हमें सब ऐसा कैसा एग्जाम में पूछेगा जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। h अपॉन में mv की जगह क्या लिख सकते हैं? rqb लिख सकते हैं। क्लियर है मामला? अच्छा,
अब आपने यहां पर ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये काइनेटिक एनर्जी का। अब एक और चैप्टर है वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा आपने थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। क्या आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा है? कितनों ने थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा है कभी? थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा उष्मगतिकी में कि सर अगर कोई भी एक कण है, उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो 3/2 kBT से दी जाती है, 3/2 kBT से दी जाती है। अभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये अभी मैं थोड़े दिन में पढ़ाऊंगा अभी वैसे, लेकिन आप बस इतना समझ सकते हो कि यहां पर इसकी जो ऊर्जा होगी, किसी भी कण के लिए जो ऊर्जा होगी वह हम लिख सकते हैं, ये होती है सर 3/2 kBT। तो 2m, ध्यान समझना, काइनेटिक एनर्जी की जगह लिख सकता हूं मैं 3/2 kBT। kB जो होता है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, और T जो है वो टेम्परेचर है। जिसको नहीं पता वो लिख लो, kB जो है सर वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और T जो है वो आपका टेम्परेचर होगा। T जो होगा वो आपका टेम्परेचर होगा। ठीक है, क्या ये छोटी सी बात सभी को समझ में आ गई? आप चाहो तो यहां पर ये 2 से 2 काट कर भी इसे लिख सकते हो ना, ये 2 से 2 कट भी जाएगा, तो √3m kBT बचेगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात निकल कर आई है, क्या निकल कर आई है इन सब में? सबसे इंपॉर्टेंट सी बात क्या कि लैम्डा जो होगा वो व्यक्त क्रमानुपाती होगा किसके? P के। व्यक्त क्रमानुपाती होगा वेग के, व्यक्त क्रमानुपाती होगा काइनेटिक एनर्जी के, व्यक्त क्रमानुपाती होगा विभव के, व्यक्त क्रमानुपाती होगा तापमान के, व्यक्त क्रमानुपाती होगा चुंबकीय क्षेत्र के। मतलब कि लैम्डा इस दुनिया में हर चीज के व्यक्त क्रमानुपाती है। तो यहां पर अगर आपको कल को ग्राफ पूछा जाए, जैसा ये नीट 2022 में और AIPMT 2015 में सेम सवाल पूछा गया, सेम ग्राफ का, सेम सवाल सेम ग्राफ। क्या पूछा गया? हमें बोला गया कि यहां पर ग्राफ बनाकर बताइए आप। तो इस दुनिया में आप की कोई भी जितनी भौतिक राशि अभी हमने लिखी है, इनके मध्य अगर आप ग्राफ बनाओगे, इनके मध्य अगर आप ग्राफ बनाओगे, और किसके साथ बनाओगे? आप बनाओगे लैम्डा के साथ ग्राफ। तो ग्राफ जो है वो हर कंडीशन में व्यक्त क्रमानुपाती का ही बनेगा। यहां पर है लैम्डा, यहां पर हो सकता है संवेग, यहां हो सकता है वेग, यहां है संवेग, यहां हो सकता है वेग, यहां हो सकती है गतिज ऊर्जा, यहां हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र, यहां हो सकता है तापमान, यहां हो सकता है विभव, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सबके व्यक्त क्रमानुपाती है। तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा वह ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है, हर कंडीशन में व्यक्त क्रमानुपाती का ग्राफ ही बनेगा। क्लियर है कहानी? तो यह ग्राफ हर कंडीशन में ऐसा ही रहेगा। अब इसमें जो सवाल आते वो बिल्कुल ही आसान सवाल, जो मैंने बोला एग्जैक्ट वही वाले सारे फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए, उसी पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। क्लियर है? तो एक बार वो वाले क्वेश्चंस भी हम ट्राई कर लेते हैं। क्या सभी को यहां तक की कहानी पूरी समझ में आ गई? क्या सभी को यहां तक की कहानी पूरी समझ में आ गई? अच्छा देखो, अब इसके अलावा जो हमने पढ़ा उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते? तो ये नीट 2022 का सवाल आपको बोला है संवेग और लैम्डा के मध्य ग्राफ बनाइए। इसमें भी 2015 में भी संवेग और डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के मध्य ग्राफ था, तो एक ही ग्राफ बनेगा सर, हर कुछ होगा वही ग्राफ होगा। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन और आ सकते हैं, है ना, वो क्या होंगे? जैसे 2020 में एक और सवाल पूछा, 2020 में 2 बार एग्जाम हुई थी ना, तो 2 बार एग्जाम, तो 2 अलग अलग सवाल। तो यहां पर विरामावस्था से एक इलेक्ट्रॉन V वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होता है, तो तरंग दैर्घ्य आपको दी हुई 1.227 × 10⁻² नैनोमीटर। तो यह कितने विभवांतर से त्वरित हुआ होगा? क्या ऐसे सवाल कर सकते हो, है ना? हाँ यार, आपकी जो क्लासेस है जो अभी मैंने बताया था उसमें, है ना, वो शेड्यूल चेंज करने में, अभी वो जो शेड्यूल वाले भैया उन्हीं का फोन आया था, वो बोल रहे थे कि सर शेड्यूल चेंज करना, अब बहुत सारा शेड्यूल चेंज करना पड़ जाएगा। तो उसका जो आसान तरीका है वो ये है कि बायो की क्लासेस अब आपकी दोनों बैच में, है ना, जितने भी बैचेस आप, तो बायो की क्लास नहीं होगी, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास जिस टाइम पे हो रही थी उसी टाइम पर होगी। ठीक है, मतलब कि अभी बायो की क्लास नहीं होगी,
केमिस्ट्री की होगी आपकी, जिस टाइम पे उस टाइम पे केमिस्ट्री की ही होगी। और फिजिक्स की तो 4 से 5:30 पौने 6 की जो क्लास होती है वो होगी ही होगी। फिजिक्स की क्लास नॉर्मल टाइम पे, बायो का स्लॉट खाली रहने वाला है, उसकी जगह आप रिवाइज कर सकते हो, और केमिस्ट्री क्लास भी नॉर्मल टाइम पर होगी ही होगी। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते, क्या ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं हम? बिल्कुल सर, इलेक्ट्रॉन के लिए आपने लिखना सिखाया हमें। ये होता है 12.27, अच्छा सर, अपॉन में रूट भी होगा, ओके सर। अब ये जो होता है वो एंगस्ट्रॉम में होता है यार, किस में होता है? एंगस्ट्रॉम में होता है। तो अब यहां पर हमारे लिए लैम्बडा की वैल्यू कितनी है? तो ये क्वेश्चन में दिया वो 1.227 इंटू 10 की पावर -2 नैनोमीटर दिया। 1.227 इंटू 10 की पावर -2 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9 अलग से होता है, ठीक है। अच्छा, ये वाली वैल्यू कितनी लिखी हुई? ये वाली वैल्यू 12.27 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन में रूट भी। आप इसको सॉल्व कर आंसर ला सकते हो, ठीक है। या आप चाहो तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें आप बिना मेहनत करे एक और छोटा सा कार्यक्रम कर सकते हो कि आप ये वाले जो एंगस्ट्रॉम में लिखा है इसको सीधे नैनोमीटर में भी याद रख सकते हो। किसमें याद रख सकते हो? नैनोमीटर में। अच्छा, अगर मैं 12 पॉइंट, पहले तो ये बताओ, अगर मैं 12.27 लिखा हुआ है ये अगर एंगस्ट्रॉम में, इसे मैं नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या लिखूंगा? 1.227 नैनोमीटर होगा ये, या 1.227 नैनोमीटर होगा? क्या होगा ये, 1 या 2? ये बताओ पहले तो। इसको नैनोमीटर में बदलने से क्या आएगा? नैनोमीटर में बदलने से क्या आएगा? कैसे बदलेंगे सर यहां पर? अब देखो, ये मैं आपको ऑलरेडी बातें सिखा भी चुका हूं, उससे भी कर सकते हो। क्या बातें सीखी हमने कभी? कि सर यहां पर अब हम मात्रक को एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर में जा रहे हैं, मतलब मात्रक बड़ा कर रहे हैं, मतलब संख्या छोटी हो जानी चाहिए। तो सर छोटी हो जानी चाहिए, मतलब कि यह वाला फर्स्ट वाला सही रहेगा, है ना। तो आप इस पूरे झमेले को ऐसा भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? इसको आप ऐसा सीधे कर सकते थे। ये हो जाएगा सर लैम्बडा बराबर होगा 1.227 अपॉन में रूट भी नैनो, ये हो गया नैनोमीटर में। क्लियर है मामला? अच्छा, अब ये वैल्यू दी हुई, अब ज्यादा आसानी सॉल्व कर पाओगे आप। 1.227 इंटू 10 की पावर -2 नैनोमीटर है ये भी। ये होगा 1.227 अपॉन में रूट भी, ये भी नैनोमीटर में। ये खचक खचक हो गया, तो यहां से v की वैल्यू जो आ गई है, या रूट v जो आया वो आया 1/10⁻²। या मैं 10⁻2 लिख सकता हूं। अब रूट लूंगा तो v की वैल्यू 10 वोल्ट आ जाएगी। V की वैल्यू 10 वोल्ट आ जाएगी। क्या 10 वोल्ट आ रही है सभी की? A आ रही है। देखो एक बार क्या आ रही है वैल्यू बेटा? नैनोमीटर जो होता है, नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, इसलिए वो आया था। इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, एक ही चीज आएगा, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, हाँ ठीक है, ठीक है। अब यार हमारे क्लास का समय हो चुका है ना। एक्चुअली बात यह है कि मेरी फिर से एक और क्लास भी फंस गई है, तो ये वाली क्लास अब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। हम 4 बजे जो क्लास करेंगे, तो 4 बजे वाली क्लास में मैं आपको परमाणु पढ़ाऊंगा, परमाणु का स्टार्टिंग बता दूंगा, और कुछ सवाल जो है इसके हमारे रहते हैं, है ना, बेसिक से सवाल है, वो मैं आपके रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, हाँ सर, तो कुछ बेसिक से सवाल है वो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। क्लियर है? तो अभी वाली क्लास मैं यहीं पर ही खत्म कर रहा हूं, है ना। आपकी 2 बजे जिसकी जो क्लास होनी थी 10⁻4 होगा। 10⁻4 होगा क्या? एक बार फिर से देख लेते हैं यहां पर। अच्छा 1 मिनट, हाँ यार 10⁻4 होगा, क्योंकि ये रूट भी है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। तो v की वैल्यू हो जाएगी, स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4 वोल्ट आएगा। इसका आंसर 10⁻4 वोल्ट आना चाहिए। स्क्वायर करना था ना, वहां पे रूट था, रूट के बाद में स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ। चलिए, तो जितना पड़ा एक बार रिवाइज कर लेना। अब हम आने वाली क्लास में मिलेंगे। आने वाली क्लास में हम इसके और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, और परमाणु चैप्टर जो है वो हम एक बार शुरू करेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।